नमस्कार, बंसल न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय ब्रेन ट्यूमर जागरूकता सप्ताह अक्टूबर के आखिरी सप्ताह हर साल सभी देशों में मनाया जाता है। इस सप्ताह में ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित पेशेंट्स और उनके परिवार के सामने कठिन परिस्थितियां और उनके मानसिक जरूरतों को समाज से अवगत कराना है और समाज में जागरूकता बढ़ाना है। आज हम ब्रेन ट्यूमर से होने वाली सामाजिक समस्याएं और इसके साथ ही उनके निदान के बारे में बात करने वाले हैं। इस कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर नितिन गर्ग, जो कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन है। इनके साथ ही है नीरज पाठक, जो कि एक ब्रेन ट्यूमर पेशेंट रह चुके हैं और इस बीमारी से सफलतापूर्वक निजात पा चुके हैं। तो डॉक्टर नितिन गर्ग से बातचीत करेंगे, साथ ही नीरज पाठक से भी हम बातचीत करेंगे। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर नीरज, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। नितिन गर्ग, माफ करिएगा, डॉक्टर नितिन आपके पास आना चाहूंगी। अंतर्राष्ट्रीय ब्रेन ट्यूमर जागरूकता सप्ताह हर साल मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्या होता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए सर। देखिए, जैसी आप जानते हैं, ब्रेन ट्यूमर का डायग्नोसिस होते ही परिवारजन और पेशेंट्स काफ़ी घबरा जाते हैं और काफ़ी शंकाएं उत्पन्न होती हैं। और उसके दो मुख्य कारण हैं। एक कि जो इलाज के आधुनिक विकल्प हैं, इसके बारे में समाज में जागरूकता काफ़ी कम है, इन्फॉर्मेशन की कमी है, और साथ ही इसके इलाज से संबंधित बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों कारण के चलते ट्रीटमेंट लेने में काफ़ी दिक्कत आती है, डिसीजन लेने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए हर साल ये जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। इसमें हम बहुत सारी वेरियस एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं जो जागरूकता से रिलेटेड होती हैं, जिसमें हमारे पेशेंट्स, केयर गिवर्स और मीडिया चैनल्स का हम लोग हेल्प लेते हैं, ताकि इस बीमारी से संबंधित जो भी विभिन्न पहलू हैं उनको हम समाज के सामने उजागर कर सकें, उनको हम प्रेजेंट कर सकें, ताकि अवेयरनेस बढ़ने से लोग खुल के से डिस्कस कर सकें और इसी के चलते हम ट्रीटमेंट में और डिसीजन लेने में आसानी हो सके। डॉक्टर नितिन, क्योंकि हर साल ये सप्ताह मनाया जाता है, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि जागरूक किया जाता है ब्रेन ट्यूमर को लेकर, तो कितनी जागरूकता इस अभियान के बाद देखने को मिल रही है? क्या लोग इस बीमारी को लेकर, ब्रेन ट्यूमर को लेकर अवेयर हो रहे हैं? डेफिनेटली। सो अगर हम देखें, हम ये पिछले 2 साल से बना रहे हैं। लास्ट ईयर भी मनाया था और लास्ट ईयर तो कोविड के चलते प्रेडोमिनेटली ऑनलाइन ही था। बट हम देख रहे हैं कि इंटरनेट एक्सेस होने से, ये सब इंफॉर्मेशन वेरियस मीडिया प्लेटफॉर्म से होने से, जो एक इनिशियल बहुत ज़्यादा डर लगता था कि अरे ये क्या हो गया, वो थोड़ा कम होने लगा है। दूसरा कि जैसे ये सुनते थे, हर कोई बड़े शहरों में भागते थे, और कोविड के समय हम सब देख चुके हैं कि अपने शहर को छोड़ के बाहर जाना कितना कठिन होता है। तो कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस कैंपेन से लोगों में कॉन्फिडेंस जागा है कि नहीं, ट्रीटमेंट संभव है, ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स भी इम्प्रूव हो गए हैं और इसके परिणाम जो हैं वैसे नहीं हैं जो 20-25 साल पहले होते थे। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट रहा है। बिल्कुल। तो ब्रेन ट्यूमर सप्ताह, अंतर्राष्ट्रीय ब्रेन ट्यूमर जागरूकता सप्ताह, जिसमें लोगों को ब्रेन ट्यूमर के प्रति जागरूक किया जाता है। और नितिन गर्ग जो बता रहे हैं कि पिछले 2 साल से ये जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है और उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है, इस अभियान का जो है सार्थक परिणाम, कि लोग अब इसे लेकर जागरूक नजर आ रहे हैं। नीरज पाठक हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। नीरज, क्योंकि आप इस बीमारी से जंग लड़ चुके हैं और आपने इसे हराया भी है, तो आपसे ही जानना चाहेंगे कि कैसे आपको सबसे पहले इसके बारे में पता चला, और जब पता चला तो आपके और आसपास के, आपके परिवार के लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं थी? मैडम, क्या है कि मेरे साथ क्या है कि सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। तो घर वालों ने इस चीज़ को बताया कि रात को 2 बजे तो आप चीख दे के बेहोश हो गए थे जी। तो इसके उपरांत क्या है कि मेरी अदर जांचें की गई, लेकिन क्या किसी को जानकारी तो थी नहीं कि मुझे मतलब ब्रेन में समस्या है। शाम को डॉक्टर न्यूरोफिजिशियन आए, उन्होंने मुझे सिटी स्कैन के लिए बोला। तो सिटी स्कैन हुई। सिटी स्कैन के बाद क्या है, इस चीज़ को मुझे 15 जनवरी को बताया गया कि मेरे ब्रेन ट्यूमर मुझे है। तो इसके लिए फिर उन्होंने बोला कि एमआरआई करवाना ज़रूरी है। इसके बाद एमआरआई हुई 15 जनवरी को। तो एमआरआई की रिपोर्ट के बाद कंफर्म हो गया कि ब्रेन ट्यूमर है और सर्जरी ही एक विकल्प है। तो इसके बाद घर वाले तो थोड़ा सा इस चीज़ को सुन के थोड़ा सा दुखी थे और काफ़ी ज़्यादा दबाव में आ गए। लेकिन हमारे परिवार में एक और हमारे भाई हैं, उनके साथ ऐसा हो चुका था और वो ठीक हैं। तो हमें भी विश्वास था कि मैं भी ठीक हो जाऊंगा। तो घर वालों को बहुत ज़्यादा विश्वास था।
तो बस यही 15 जनवरी को मुझे कंफर्म हुआ कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है और सर्जरी ही एक विकल्प है। बिल्कुल, लेकिन ये जी। जो बात आपने कही है जी। नीरज जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जी। आपको विश्वास था, जी। खुद पर बिलीव होना बहुत जरूरी है, हाँ, विश्वास वो तो होना है। कि मैं इस बीमारी से पार पा जी। सकता हूं और ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी बल्कि इसे मैं जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। डॉक्टर नितिन, ये जो पॉजिटिविटी है पेशेंट के अंदर कितनी जरूरी होती है जब आप ऐसी बीमारी से जंग लड़ रहे हो? आपके परिवार का सपोर्ट और आपके खुद का अंदर जो मोटिवेशन होता है कितना जरूरी हो जाता है? ये तो बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। हम देखते हैं काफ़ी बार कि जो पेशेंट्स और रिलेटिव्स, उनके परिजन जो बहुत मोटिवेटेड हैं और जो बहुत कॉन्फिडेंट हैं और उनके रिजल्ट्स, उनकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप मोटिवेटेड हैं, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, रिकवरी बहुत फास्ट होती है और पेशेंट अपने बैक टू वर्क, अपने काम पे वापस जाने की क्षमता काफ़ी जल्दी रखते हैं। और यहीं पे मैं बताना चाहूँगा कि जैसे नीरज जी ने कहा कि उनके एक रिलेटिव थे जिनको हो चुका था और उनको देख के इनको ये मोटिवेशन आया जी। तो कहीं ना कहीं पेशेंट सहायता समूह या पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स का भी यही एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये सहायता समूह में पेशेंट्स जो इस चीज़ से गुजर चुके हैं वो आते हैं और जो नए पेशेंट्स डायग्नोस हो रहे हैं या जिनका ट्रीटमेंट हो रहा है वो उनसे मुलाकात करते हैं। तो ये जो पॉजिटिविटी है, जो इस चीज़ से निकल चुके हैं, गुजर चुके हैं, जर्नी को पार कर चुके हैं, रिज़ल्ट अच्छे आए हैं, जो उनकी पॉजिटिविटी जो नए पेशेंट्स हैं उनमें जब ट्रांसफ़र होती है तो इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल, और वो नीरज जी में हम देख भी रहे हैं कि किसी दूसरे पेशेंट से वो कहीं ना कहीं अवेयर हुए और उस चीज़ को लेकर देखिए अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचे, ट्रीटमेंट समय पर शुरू किया गया, लेकिन पॉजिटिविटी थी, जो मन के अंदर सकारात्मकता थी, उसका परिणाम देखिए नीरज जी आज हमारे सामने हमसे बातचीत कर रहे हैं इस बीमारी को लेकर। डॉक्टर नितिन, आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी ब्रेन ट्यूमर को लेकर कितने टाइप्स के होते हैं? क्या जितने भी अगर प्रकार के होते हैं सभी गंभीर होते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि 120 प्रकार के ब्रेन ट्यूमर होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतने विभिन्न प्रकार के ब्रेन ट्यूमर हैं तो वाजिब है कि इसके रिज़ल्ट्स भी अलग होते हैं। बट जो हम सुनते हैं काफ़ी बार पेशेंट से, वो एक दूसरे में कंपेयर करते हैं कि उनका ट्रीटमेंट हुआ था, उनका रिज़ल्ट ऐसा रहा, तो क्या हमारा भी रिज़ल्ट वैसा होगा। सो ये बहुत ज़रूरी है। अलग अलग टाइप के ट्यूमर्स हैं, बच्चों में अलग टाइप के होते हैं, बुज़ुर्गों में अलग टाइप के होते हैं और इसका जानना इसलिए ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट जो होता है वो थोड़ा वेरी करता है। सो वो ट्रीटमेंट समझना भी ज़रूरी है कि ये टाइप का ट्यूमर है तो हमें इस ट्रीटमेंट को पूरा कंप्लीट करना है। ग्रॉसली अगर हम देखें मुख्य तौर पर तो दो प्रकार के होते हैं, एक कैंसर और दूसरे जो नॉर्मल या बिनाइन या नॉन कैंसर होते हैं। तो करीबन 60% ब्रेन ट्यूमर्स कैंसर श्रेणी में आते हैं और करीबन 40% जो होते हैं वो कैंसर नहीं होते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है जानना ताकि पेशेंट्स और रिलेटिव्स सही निर्णय ले सकें कि नहीं, ये ट्यूमर अलग हो सकता है, जिनका हमने सुना है शायद उनका ट्यूमर अलग था, तो हम ट्रीटमेंट करते हैं और आगे चलते हैं। क्या रिज़ल्ट आता है वो ट्रीटमेंट किस प्रकार का, ट्यूमर किस प्रकार का है, इस पर निर्भर करेगा। बिल्कुल, लेकिन ये तो जानकारी शायद बहुत कम लोगों को ही होगी डॉक्टर गर्ग के 120 प्रकार के ब्रेन ट्यूमर लोगों ने समझा भी नहीं होगा, शायद सुना भी नहीं होगा, लेकिन जब ऐसी बीमारी से इंसान जूझता है, डॉक्टर के पास पहुंचता है, कंसल्ट करता है, तो धीरे धीरे पता चलता है कि किस दौर से वो गुजर रहे हैं। नीरज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि इस बीमारी को आपने हराया है और आप आज सभी के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा भी बन गए हैं, जो इस दौर से गुजर रहे हैं, जो इस बीमारी से गुजर रहे हैं, उनके लिए आपकी बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आपसे समझना चाहेंगे कि जब इस बीमारी के बारे में आपको पता चला, क्या कुछ चुनौती सबसे बड़ी आपके सामने बनी और आपने किस तरह की रणनीतियां तैयार की, कैसे आपने इससे पार पाया, इससे उभरने के लिए? देखिए 15 जनवरी को जब मुझे इस चीज़ की जानकारी हुई तो इस चीज़ के लिए क्या है कि मेरे परिवार वालों ने और सभी लोगों ने इस चीज़ पे विचार किया कि आगे करना क्या है जी। तो इसके उपरांत क्या है कि मेरे बेटा और भांजे ने अच्छे डॉक्टरों से परामर्श किया और हमारे एक थोड़े परिचित हैं डॉक्टर अनिल जी भार्गव, उन्होंने सलाह दी कि डॉक्टर नितिन गर्ग जी से मिलिए आप। और फिर हम नितिन गर्ग जी से मिलने के बाद सब कुछ बड़ा आसान लगने लगा क्योंकि उन दोनों को बोला डॉक्टर नितिन गर्ग सर ने कि ये ब्रेन ट्यूमर है और सर्जरी ही एक विकल्प है, लेकिन ये ठीक होना पॉसिबल है और ठीक हो जाएंगे ये सर्जरी के बाद। इसके बाद वो मतलब सब ये मुझे बताया ये सर से मिलने के बाद,
तो मुझे भी काफ़ी राहत मिली और घर वालों को भी काफ़ी थोड़ा सा संतोष हुआ। इसके उपरांत हमने सर से ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, जैसे 15 जनवरी को मुझे पता लगा, हमने 20 जनवरी को सर से तारीख ले ली, नितिन सर से जी। तो 20 जनवरी को डेट फिक्स कर ली। तो इसके बाद हमें काफ़ी मतलब संतोष रहा और कोई ऐसा लगा नहीं कि इतनी बड़ी मतलब बीमारी से मैं गुजर रहा हूँ। जी बिल्कुल। ये देखिए क्योंकि आपके अंदर तो पॉजिटिविटी थी ही, जी। लेकिन डॉक्टर का भी कहीं ना कहीं सपोर्ट होना ज़रूरी है। और डॉक्टर नितिन गर्ग जिन्होंने आपको मोटिवेशनल के तौर पर कहीं ना कहीं शायद आपने काम किया डॉक्टर नितिन, मरीज के लिए एक डॉक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। मैं आगे भी आपसे बात करूंगी सर, लेकिन कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है भोपाल से रेहाना। रेहाना, स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहती हैं आप? जी नमस्कार मैम। जी रेहाना, अपना सवाल पूछिए। जी सर नमस्कार। नमस्कार। नितिन सर नमस्कार। जी सर मेरा नाम रेहाना है और मुझे 2 साल से सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। मैंने शायद आपको एक बार दिखाया भी है। और सर ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है मुझे कि मैं चलती हूँ तो थोड़ा सा मैं जैसे डगमगा जाता है, गुड्डे जैसी चलती हूँ सर। मेरी आवाज तो सर ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे कि मैं नीचे सर करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं गिर रही हूँ, चक्कर आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं मुझे भी ट्यूमर है। मैंने अभी सुना आपको तो मुझे खुशी भी हुई, आपको देख के ज्यादा खुशी हुई क्योंकि एक बार मैं आपको दिखा चुकी हूँ और आप बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं। ठीक है। तो देखिए, अभी मुझे ये प्रॉब्लम बहुत हो रही है सर। देखिए हम ये आमतौर पर ओपीडी में फेस करते हैं कि काफ़ी बार पेशेंट्स काफ़ी चिंतित होते हैं कि क्या ये लक्षण ब्रेन ट्यूमर के तो नहीं है। तो ब्रेन ट्यूमर के मेनली ये समझना ज़रूरी है, जो लक्षण होते हैं प्रेशर की वजह से होते हैं, जैसे सर दर्द होना या उल्टियाँ होना या एक धड़ में कमज़ोरी होना। बट मुख्य तौर पर ये लक्षण कुछ ही समय के होते हैं, 2-3 हफ्ते, 3-4 हफ्ते। जिनको लंबे समय से कोई लक्षण हो, जैसे अभी हमारे दर्शक बता रहे थे चलने में दिक्कत, अगर ये लंबे समय से दिक्कत है तो ये ट्यूमर से होने की संभावना बहुत कम है। फिर भी मैं एक बार चाहूँगा कि आप एक बार ओपीडी में आएँ, एक बार अस्पताल में फिर से हम चेकअप करके देख सकते हैं। बट जो आपके लक्षण हैं ये उससे संबंधित नहीं लग रहे हैं। और ये मैं सभी को बताना चाहूँगा कि हर लक्षण को हम ब्रेन ट्यूमर से कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। जी रेहाना, बहुत धन्यवाद आपने कॉल किया और उम्मीद है कि जो डाउट्स थे, जो सवाल थे, वो ज़रूर आपका नितिन गर्ग के ज़रिए, डॉक्टर के ज़रिए आपको सवालों का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। डॉक्टर नितिन, क्योंकि सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे थे आप, तो मैं चाहूँगी कि हम इसी पर आगे चर्चा करें। आप बताइए कि ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, कैसे एक पेशेंट और उसके परिजन इसे पहचान सकते हैं और तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए, इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो मेनली जब गठान बढ़ती है या ट्यूमर बढ़ता है तो सराउंडिंग जो नसें होती हैं उसके ऊपर प्रेशर की वजह से लक्षण आते हैं। तो मुख्य तौर पर 2 टाइप के लक्षण होते हैं, एक डिफ्यूज़ प्रेशर इफ़ेक्ट्स और एक फोकल प्रेशर इफ़ेक्ट। तो डिफ्यूज़ प्रेशर इफ़ेक्ट में होता है सरदर्द, उल्टी, आँखों में धुंधलापन होना या जैसे कि नीरज जी ने बताया मिर्गी का दौरा आना। जी। यहाँ ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ये सारे लक्षण बहुत अन्य ब्रेन की बीमारियों में भी पाए जाते हैं। बट अगर हम ब्रेन ट्यूमर से संबंधित इसको देखें तो ये बहुत ही कम समय के लक्षण होते हैं। किसी में 10-15 दिन के समय या 1 से 1.5 महीने का समय। किसी को अगर सर दर्द या मिर्गी के दौरे सालों साल से आ रहे हैं तो उसमें ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। और दूसरे लक्षण होते हैं लोकल प्रेशर इफ़ेक्ट्स। तो उसमें अगर कोई नस दबने की वजह से बोलने में दिक्कत होना या एक साइड का धड़ सुन्न हो जाना या बर्ताव में बदलाव आना कि पेशेंट पहले बहुत एक्टिव थे अब डल होने लगे हैं, तो ऐसे कोई लक्षण होते हैं तो हम एक अगेन ये भी कुछ ही समय के 2-4 हफ्ते के लक्षण हो तो हम ब्रेन ट्यूमर एक समझते हैं कि शायद एक संभावना हो सकती है और सीटी या एमआरआई करके इसकी जांच की जाती है। बिल्कुल, तो ये शुरुआती लक्षण हैं जो डॉक्टर नितिन गर्ग के जरिए आपको बताने की कोशिश हम कर रहे हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स आप में भी पाए जाते हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि समय पर उचित इलाज आपको मिल सके। आगे बढ़ते हैं। नीरज, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप, जैसा मैं बार बार कह रही हूँ कि आप इस बीमारी से जूझ चुके हैं, आपका परिवार इससे उबर चुका है। जब आपको इसका पता चला तो इस दौरान आपके जो सहकर्मी हैं, आपके साथ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ और तमाम जो आसपास के आपके लोग थे, कैसे उन्होंने आपकी मदद की और आपकी उनको लेकर क्या कुछ अपेक्षाएं थी?
नहीं, सभी लोगों ने मेरा क्या उत्साहवर्धन और काफ़ी सपोर्ट किया जी। और हर परिस्थिति के लिए उन्होंने मुझे आगे मतलब इस चीज़ से ना डरने के लिए बोला जी। कि कोई भी परिस्थिति बनेगी हम तुम्हारे साथ हैं। और इसके लिए मैं सभी उन सहकर्मी और सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बिल्कुल, ऐसे में सपोर्ट सिस्टम जी। बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी। जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं या जो आपके फैमिली मेंबर जी। हैं, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, जी। उनका सपोर्ट जैसा कि नीरज बता रहे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है नीरज ऐसे में, और उसी का परिणाम होता है कि पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर कर देता है। डॉक्टर नितिन, आगे बढ़ेंगे। मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर एक गंभीर बीमारी के तौर पर इसे देखा जाता है और लोगों में क्योंकि जागरूकता भी कम है, तो आप ये बताइए कि इसका इलाज किस तरह से होता है? क्या जो टाइप्स आपने ब्रेन ट्यूमर के बताए उन सभी का एक ही ट्रीटमेंट होता है, ऑपरेशन करना या सर्जरी करना? राइट। सो देखिए, मुख्य तौर पर 3 प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं। जी। उसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण होता है ऑपरेशन या सर्जरी। उसका कारण है कि कोई भी ट्यूमर जब का जो लक्षण है वो नसों के दबाव की वजह से आता है। तो अगर ये दबाव नहीं हटेगा तो लक्षण जो हैं बढ़ते जाते हैं, और दबाव हटाने का एकमात्र विकल्प होता है कि इसका ऑपरेशन किया जाए और गठान को निकाला जाए ताकि नसों पे दबाव जो है कम हो जाए। नाउ यहाँ पे ये मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 2 दशकों में जो ब्रेन की सर्जरीज़ हैं उसमें बहुत सारे नए विकल्प हमारे सामने आए हैं, जिसके चलते सर्जरी से पहले ही हम लोग पूरी प्लानिंग कर सकते हैं, जैसे कि नेविगेशन सिस्टम होता है, दूरबीन होती हैं। तो इसके चलते जो रिस्क है और जो कॉम्प्लिकेशन का दर पहले जो होता था 20-25 साल या 30 साल पहले, अब वो काफ़ी हद तक गिर चुका है या ना के बराबर है। सो सर्जरी से पहले ही हम लोग काफ़ी प्लानिंग कर लेते हैं और सेफ्टी को हम ध्यान में रखते हुए उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सर्जरी सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। फिर जब ये गठान निकलती है और इसकी हम पैथोलॉजी रिपोर्ट या बायोप्सी रिपोर्ट के लिए भेजते हैं, तो रिपोर्ट जब आती है अगर उसमें कैंसर जैसे अंश आते हैं तो फिर हमें इसमें सिकाई या रेडियोथेरेपी करनी ज़रूरी होती है। और कुछ ट्यूमर्स होते हैं जिसमें हमें कीमोथेरेपी भी देना ज़रूरी होता है। अगेन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हमारी जो रेडिएशन की मशीनें हैं वो उनमें भी बहुत आधुनिक विकल्प आ गए हैं। जी। और पहले जैसे रेडिएशन कोबाल्ट मशीन से होती थी जहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते थे, अब जो रेडिएशन की मशीनें हैं, सिकाई की मशीनें हैं, ये बहुत फोकस्ड हैं, जिसके चलते जो सराउंडिंग नसें हैं उसके ऊपर साइड इफ़ेक्ट या उस पर असर बिल्कुल ना के बराबर होता है। सो पेशेंट्स का रिकवरी सिकाई से बहुत जल्दी होती है। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि काफ़ी बार हम देखते हैं पेशेंट सर्जरी तो करा लेते हैं बट सिकाई के दुष्परिणामों के डर की वजह से वो सिकाई नहीं करते हैं और उसके चलते उनका ट्रीटमेंट पूरा हो नहीं पाता है। सो ये बहुत आवश्यक है कि ट्रीटमेंट पूरा करें और जिस प्रकार का ट्यूमर है उसमें हमें वो स्टेप एडिशनल अगर सिकाई की आवश्यकता है तो वो ज़रूर लें। और लास्ट होता है कीमो, जो आजकल गोलियों के ज़रिए हो गई है और काफ़ी सेफ़ होती है। जी। डॉक्टर नितिन, क्योंकि अभी आपने जिक्र किया, तो सवाल मेरा आपसे ये है कि भ्रांतियां कहा जा सकता है ऐसे कि Right. लोगों के मन में डर है, कुछ भ्रांतियां हैं जिसको लेकर शायद समय पर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, और अगर डॉक्टर की मदद नहीं करेंगे तो डॉक्टर शायद पेशेंट का पूरा उचित इलाज भी नहीं कर पाते हैं। तो जो भ्रांतियां हैं वो चाहूंगी मैं कि आप आज क्लियर करिए कि इस ट्रीटमेंट को लेकर ब्रेन ट्यूमर के क्या कुछ भ्रांतियां लोगों के दिमाग में होती है और कैसे उसे दूर किया जा सकता है। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है और हम रोज़ ये फेस करते हैं। जी। सो मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा। सबसे पहला है कि इसका ट्रीटमेंट संभव नहीं है। सो ये बहुत गलत चीज़ है। सही समय पे ट्रीटमेंट अगर लेते हैं तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि हमारे साथ नीरज जी बैठे हैं। टाइमली ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। दूसरा रहता है कि सर्जरी करने के बाद पेशेंट कोमा में चले जाते हैं या पैरालाइज हो जाता है। तो देखिए, ये भी डिपेंड करता है कि ट्यूमर कहाँ पे स्थित है, कितना बड़ा ट्यूमर है। 99% ऑफ द टाइम्स पेशेंट्स की रिकवरी इमीडिएट होती है। आजकल एनेस्थेशिया की दवाइयाँ, सर्जरी के टेक्निक्स इतने अच्छे हो गए हैं कि भले ही वो 6 घंटे 8 घंटे की सर्जरी हो, पेशेंट तुरंत बेहोशी से बाहर आ जाते हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन या भ्रांति है। तीसरा, जैसे हमने डिस्कस किया, सिकाई नहीं करनी चाहिए, इससे बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आजकल सिकाई की जो मशीनें हैं बहुत एडवांस हो गई हैं। चौथा होता है कि सर्जरी नहीं करानी चाहिए, जैसे ही सर्जरी करते हैं ट्यूमर एकदम फैल जाता है। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि काफ़ी बार हम देखते हैं कि जब तक पेशेंट या उनके परिवार सर्जरी लेने का डिसीजन लेते हैं, ऑलरेडी ट्यूमर काफ़ी फैल चुका होता है। और ये निर्णय लेने में जो देरी होती है, कहीं ना कहीं हम जो डिस्कस कर रहे हैं बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सो सही समय पे अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो
उसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। जी। और फिर अगेन एक और रहता है कि सब बड़े शहरों की तरफ जाते हैं, बट मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछले 10-15 वर्षों में हमारे टायर 2 सिटीज़ जो छोटे शहर हैं या जो मध्यम श्रेणी के शहर हैं, उनमें भी अब ये आधुनिक उपकरण जैसे एमआरआई, दूरबीन, ये सब उपलब्ध होने लगे हैं और इसके चलते रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी बेटर हो गए हैं। सो ये सब मिसकंसेप्शंस हैं, हम लोग कोशिश तो करते हैं डिस्कशंस में इनको दूर करने की, बट काफ़ी बार पेशेंट्स को डाउट्स रह जाते हैं और उसके चलते वो डिसीजन ट्रीटमेंट लेने में देरी कर जाते हैं। बिल्कुल। नीरज जी के पास मैं जाना चाहूँगी। नीरज, क्योंकि इस बीमारी के दौरान मैं समझना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा हेल्पफुल आपको क्या रहा? पेशेंट सपोर्ट की बात जब की जाती है और उसके साथ ही क्योंकि ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, पेशेंट सपोर्ट ग्रुप, तो ये किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल रहा और बाकी जो लोग हैं आप उन्हें क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के ज़रिए? नहीं, क्या है कि मुझे तो क्या है कि एडमिट होने के बाद BTGS सपोर्ट ग्रुप और डॉक्टर नितिन गर्ग सर और इनका पूरा स्टाफ और वहाँ से चलो इनका सभी लोगों ने मुझे क्या है कि पॉजिटिव सपोर्ट किया। जी। सब लोगों ने ये बताया कि ठीक होना असंभव नहीं, संभव है। तो इसके बाद मेरा क्या उत्साहवर्धन इतना अधिक हो गया था कि मुझे आत्मविश्वास इतना बढ़ गया था कि मुझे पूरा पूर्ण विश्वास था कि मैं इस चीज़ को हरा दूंगा और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। और इसलिए इस चीज़ के लिए मैं BTS खुशी मैडम जो BTS ग्रुप सपोर्ट ग्रुप से हैं, खुशी मैडम और डॉक्टर नितिन गर्ग जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और इनकी पूरी टीम ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस मामले में। बिल्कुल, और इसीलिए आप आज यहाँ पर बिल्कुल स्वस्थ बैठे हुए हैं और बाकी पेशेंट को संदेश दे रहे हैं। डॉक्टर नितिन, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि समाज को इस बीमारी से संबंधित क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे, क्या संदेश और कितनी जागरूकता की अभी और ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को? देखिए, जागरूकता तो अभी भी कम है, अभी भी हमें बहुत आगे जाना है। जी। मैं यही कहना चाहूँगा समाज से कि एक तो जो भी हम राय देते हैं, जैसे जो भी हमारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं, वो राय काफ़ी पॉजिटिव होनी चाहिए। वो राय सुनी सुनाई बातों के ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर कुछ वर्षों में हमारी तकनीकें, हमारे उपकरण बहुत एडवांस होते जा रहे हैं। तो जो हम चीज़ 10-15 साल पहले जिस प्रकार से करते थे, आज हम उससे कहीं आगे नई तकनीकों से कर रहे हैं। सो पॉजिटिव होना चाहिए पेशेंट और उनके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स के सामने। जो भी ओपिनियन आप देते हैं बहुत सोच समझ के दीजिए, क्योंकि आपके ओपिनियन देने पे काफ़ी बार पेशेंट्स सही समय या देरी का जो निर्णय है वो डिपेंड करता है। दूसरा कि सपोर्ट, मैं यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर फ्रेटर्निटी हैं उनको भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो आधुनिक उपकरण और एडवांसेस हुए हैं उसके बारे में आप भी जागरूक रहिए। आजकल इंटरनेट है, गूगल है, काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं। जी। क्योंकि काफ़ी बार पेशेंट जब आते हैं वो अपने फैमिली डॉक्टर से मिल के आते हैं। जी। तो वो जो फर्स्ट लाइन है ऑफ केयर या फर्स्ट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर वो मोटिवेट करते हैं तो जर्नी बहुत आसान हो जाती है। और तीसरा कि जब भी कोई समस्या इस प्रकार की आती है तो आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर करिए। काफ़ी बार हम देखते हैं कि संकोच रहता है या डर रहता है डिस्कशन करने में। जी। वो बहुत ज़रूरी है कि आप इन डाउट्स को पूरी तरह से क्लियर करें, क्योंकि उसी पे आपका भी डिसीजन लेने का जो निर्णय लेने का जो डिसीजन है वो डिपेंड करेगा। एंड फाइनली मैं ये कहूँगा कि आप किसी भी सहायता समूह ग्रुप से जुड़ें, अवश्य जुड़ें, क्योंकि जब आप ऐसा स्थिति आती है जब लगता है पेशेंट्स या फैमिली को कि भगवान ने हमें ही क्यों ऐसी बीमारी दी है, बट जब आप दूसरों से मिलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसे हमारे जैसे बहुत अन्य लोग हैं और इसका ट्रीटमेंट संभव है। तो आपको एक पॉजिटिविटी आती है और उनसे आपको जो दिन ब दिन जो प्रॉब्लम्स आती हैं छोटी, जो आप शायद डॉक्टर से डिस्कस नहीं कर सकते, उनसे आपको जब आप मिलते हैं तो वो आपको काफ़ी गाइड करते हैं। इनफैक्ट हम लोग ने सपोर्ट ग्रुप्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसमें पेशेंट्स पुराने और नए जुड़े हुए हैं। तो वो कंटिन्यूसली एक दूसरे को हेल्प करते हैं कि आज हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हमें MRI कराना है, हमें ये जांच करानी है। तो वो एक दूसरे का हेल्प सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं वो एक बहुत
पॉजिटिविटी लाता है और ट्रीटमेंट और उसके बाद रिकवरी में बहुत हेल्प करता है। बिल्कुल, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जब अगर ऐसी किसी बीमारी के बारे में आपको पता चलता है तो दूसरों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, लेकिन खुद का पॉजिटिविटी थिंकिंग और मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अवेयरनेस वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि समय पर आप उचित इलाज ले सके। डॉक्टर नितिन गर्ग, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। साथ ही नीरज जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेन से जुड़ी किसी भी परेशानियों को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है, उचित परामर्श लेना है ताकि आप भी स्वस्थ रखें और रह सकें और उसके साथ ही अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकें। फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।